रिसीवरों की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकती है? ऑप्शन है डिक्री के पहले, ऑप्शन बी डिक्री के पश्चात, ऑप्शन सी अपील न्यायालय को आदेश दे सकेगा, ऑप्शन डी विचारण न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होने पर डिक्री के पहले या बाद में। तो आपको इसका जवाब बताना है। ये पूछा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से। और आदेश 40 रिसीवर के बारे में बात करता है। ऑर्डर 40 न्यायालय के पास में अंतर्निहित शक्तियाँ अंतर्निहित यानी कि इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 में दे रखे हैं सीपीसी के। तो इसका सही सवाल आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसीवर अपॉइंट कर सकता है कोर्ट कभी भी, डिग्री पारित करने के बाद भी और डिग्री पारित करने के पहले भी, कभी भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट, आपको क्रॉस चेक करना है आपके कितने सही होंगे, हो रहे हैं, आपको साथ में क्रॉस चेक भी करते रहना है। नेक्स्ट, किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि रिव्यू कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन है उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया था, जिला जज के न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो आपको आंसर बताना है कौन सा न्यायालय रिव्यू करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वही न्यायालय वही न्यायाधीश। दो बातें आपको ध्यान रखनी, रिव्यू में वही कोर्ट होगा और वही न्यायाधीश होगा जिसने डिसीजन पास किया है, जजमेंट दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नेमो डुडेक्स इन कॉजा सुआ का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह पहली बार बुनहम के बाद में हेल्ड हुआ था। किस न्यायाधीश ने ऐसा बोला था? ऑप्शन ए लॉर्ड मे द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड हिवर्ट द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉक द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटेन द्वारा। इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉक द्वारा ऐसा कथन बोला गया था। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज न्यायाधीश नहीं बन सकता। आपको एक बार के लिए सवालों के आंसर बताने हैं, फिर आपको क्रॉस चेक करना है। इससे क्या होगा, अगर आपका सवाल गलत भी होता है तो आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। मॉक टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, अकिंचन व्यक्ति द्वारा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधित हैं। तो आपको बताना है कौन से ऑर्डर में इंडिजेंट पर्सन के बारे में प्रोविजन दे रखा है। ऑप्शन है आदेश 32, ऑप्शन बी ऑर्डर 34, ऑर्डर सी ऑर्डर 35, ऑर्डर ऑप्शन डी ऑर्डर 33। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन से आदेश में, कौन से ऑर्डर में इंडिजेंट पर्सन यानी कि अकिंचन निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद लाने के बारे में प्रावधान कर रखा है। तो सही आंसर है इसका आदेश 33, ऑर्डर 33। उसमें बोला गया है कि एक इंडिजेंट पर्सन विवादित संपत्ति को छोड़ के जो कोर्ट में डिस्प्यूटेड है उसको छोड़ के उसके बाद में 1000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति नहीं है तो वो इंडिजेंट पर्सन कहलाएगा। वो एज ए इंडिजेंट पर्सन कोर्ट में वाद प्लेंट लेकर के आ सकता है। प्रोविजन दे रखा है सीपीसी के आदेश 33 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही होता है तो आपके फायदे के लिए ये मॉक टेस्ट मैं ले रहा हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जिसके द्वारा विवादों के वैकल्पिक समाधान यानी कि एडीआर अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हेतु सिविल न्यायालयों के चित्राधिकार के संबंध में बात करता है, किस संशोधन के द्वारा अंतःस्थापित यानी कि जोड़ा गया? ऑप्शन है 1989, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 2009। तो संशोधन था, इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1999। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है। ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन बी क्रीमी लेयर से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी चुनाव से। तो इसका आंसर आपको बताना है एक बार के लिए कि रामानंदन समिति
किसके लिए बनाई गई थी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, क्रीमी लेयर। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। गलत भी होता है तो आपको सीखने को ही मिलेगा, यहाँ नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 लागू हुआ, प्रवृत्ति यानी लागू हुआ। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2002 से, ऑप्शन बी 1 जून 2002 से, ऑप्शन सी 6 जून 2002 से, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2002 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2002 से। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CPC 1908 की धारा 58 में प्रावधान है कि यदि अधिकृत धनराशि 5,000 रुपये से अधिक है तो निर्णित ऋणी यानी कि जजमेंट डेटर को सिविल कैद में एक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह, ऑप्शन डी 1 माह। अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि आप एग्ज़ाम में बेरेक्ट उठाओ, CPC का धारा 58 में चले जाओ और देखो कि वहाँ क्या प्रोविज़न दे रखा है और वहाँ से आपको सवाल देख के सॉल्व करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 माह का सिविल कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद है? यानी कि आपको बताना है कि सिविल सूट कौन सा है। ऑप्शन है अपकृत्य की दशा में क्षतिपूर्ति का वाद, यानी कि टॉर्ट के केस में कंपनसेशन का सूट। ऑप्शन बी घोषणा संबंधी वाद, डिक्लेरेशन सूट। ऑप्शन सी लेखा के लिए वाद, यानी कि अकाउंट रिलेटेड सूट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे ही सिविल नेचर के सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CPC 1908 में अपील एक है। ऑप्शन ए सांविधिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक और मौलिक अधिकार दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। एक होता है कानूनी अधिकार, दूसरा होता है मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार ज़रूरत पड़ने पर छीन भी सकती है और मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हें सरकार कभी भी छीन नहीं सकती, ना ही उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो अपील एक सांविधिक अधिकार है। अगर एक्ट में दे रखा है तब ही आप अपील कर सकते हो, आपका ये इनहेरेंट राइट नहीं है अपील का। अगर एक्ट में दे रखा है, सिविल प्रोसीजर कोड में दे रखा है, तभी आप अपील कर सकोगे, अदरवाइज अपील नहीं कर सकते। तो एक प्रकार का आपका सांविधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा प्राधिकरण IT एक्ट 2000 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है? ऑप्शन ए आपको आंसर बताना है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो सही जवाब बताओ आप, A, B, C या D। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। नेक्स्ट, एक बार के लिए आंसर बताना है, चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने सारी PDF प्रोवाइड करवा दी है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग 2 ई-बुक 1000 क्वेश्चंस की मैंने प्रोवाइड करवाई है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, ई-बुक भी मिल जाएगी 1000 क्वेश्चंस की, MCQs की, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और जितना मेरे से होगा मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैंने करवाया भी है। इसका आंसर आपको बताना है कि रैंसमवेयर क्या होता है। ऑप्शन है एक प्रकार का वायरस जो फाइल को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। दूसरा डेटा डुप्लीकेशन टूल। ऑप्शन सी फिशिंग का एक प्रकार। ऑप्शन डी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। तो इसका सही आंसर होगा रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस है जो फाइल को एनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधी उपबंध है।
आपको वो बताना है कौन से आर्टिकल में दे रखा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 226, ऑप्शन बी आर्टिकल 130, ऑप्शन सी आर्टिकल 131, ऑप्शन डी आर्टिकल 124। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 131 में दे रखा है प्रोविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत अच्छा केस है, आपको इसका जवाब बताना है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और किस वाद में इसे उलट दिया? ऑप्शन है इंद्री बेरुबारी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक में कहा कि है, एक में कहा कि नहीं है, और एक में कहा है। दोनों ही केस आपके ऑप्शन में है। ऑप्शन बी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब, सोम प्रकाश बनाम भारत संघ, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंद्री बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर जब केशवानंद भारती का केस आया तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है, पार्ट है। तो पहले नहीं बोला था कि नहीं है, और केशवानंद भारती के केस में बोला कि प्रियम्बल संविधान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्यय यानी कि डिस्पोज ऑफ करने का मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो मैं आपको आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन है 44वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 43वां संशोधन, ऑप्शन सी 50वां संशोधन, ऑप्शन डी पहला संशोधन। तो मैं आपको बता दूं, आपको आंसर बताना है एक बार के लिए। पहले आपके फंडामेंटल राइट हुआ करते थे 7, अब आपके हैं 6। संपत्ति के फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है, वो अब आपका मौलिक अधिकार ना रह करके कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार का मतलब ये कानून यानी कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर आपके अधिकारों को छीन भी सकती है। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो संविधान के प्रियम्बल में पहला अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बार के लिए आपको क्रॉस चेक करते रहना है कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, वो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 29(2), ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(4), इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेमो डेबिट बीज भिक्षारी सिद्धांत संबंधित हैं। ऑप्शन ए दोहरे परिसंकट से, ऑप्शन बी स्वयं को अपराध में फंसाने से, ऑप्शन सी कार्योत्तर विधि से, ऑप्शन डी भूत प्रवर्तन से। इसका सही जवाब आपको बताना है, और ये आधा पूछा गया है। पूरी मैं आपको बता देता हूँ। लैटिन की मैक्सिम है नेमो डेबिट बीज भिक्षारी प्रो उनाउट इडियम कोजा। नेमो डेबिट बीज भिक्षारी प्रो उनाउट इडियम कोजा, जिसका मतलब होता है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले। ऑप्शन है जिसका मतलब होता है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अधिकार पर्चा लेख जारी किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। ये एक तरह की रीट है। ऑप्शन है किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध, ऑप्शन बी नियुक्त करने वाले प्राधिकार के विरुद्ध, ऑप्शन सी समुचित सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं आपको एक बार के लिए आप जवाब बता दूं। रीट जो है वो 5 तरह की होती है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी प्रमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध और 5वीं अधिकार पर्चा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि कोई व्यक्ति अगर लोक पद को हड़पता है अवैध रूप से तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट आप दायर कर सकते हो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद हमेशा ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। आपको सवाल का आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। आपको एक बार के लिए जवाब बताना है। ऑप्शन ए अपीलीय अधिकारिता में, ऑप्शन बी प्रारंभिक अधिकारिता में, ऑप्शन सी सलाहकारी अधिकारिता में, ऑप्शन डी पुनर्विलोकन अधिकारिता में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा प्रारंभिक अधिकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रमन को राजू के घर की चाबी, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़ना सही से। रमन को राजू के घर की चाबी मिलती है जो कि राजू से खो गई थी। रमन राजू के घर को खोलने के बाद उसमें प्रवेश गृह अतिचार करता है। इसमें आंसर दे दिया, देख लो एक बार के लिए, गुमराह करने के लिए। यहाँ रमन ने अपराध किया है। ऑप्शन ए गृह अतिचार, ऑप्शन बी आपराधिक अतिचार, ऑप्शन सी गृह भेदन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देख के आपको आंसर नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति दरवाजे से या खिड़की से किसी घर में घुसता है जिसमें लोग रहते हैं तो गृह भेदन की श्रेणी में आएगा। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्यापारण यानी कि किडनैपिंग के अपराध में अवयस्क की सम्मति यानी कि कंसेंट है। ऑप्शन ए पूर्णतया तत्वहीन, ऑप्शन बी आंशिक तत्वहीन, ऑप्शन सी पूर्णतया तात्विक, ऑप्शन डी आंशिक तात्विक। यानी कि ये सवाल पूछ रहा है कि अपहरण के केस में अगर माइनर कंसेंट दे देता है तो क्या वो अपराध बन जाएगा? इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्वहीन होती है कंसेंट। कंसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किडनैपिंग का अपराध होता है बहला करके, फुसला करके किसी माइनर को उसके गार्जियन की लॉफुल कस्टडी से उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाना, जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता है। बहला करके, फुसला करके ले जाना, तो बहला करके, फुसला करके वो कंसेंट दे देगा माइनर। अगर मेल है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, फीमेल है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो किडनैपिंग का अपराध बन जाएगा। अगर वहाँ कंसेंट दे भी देगी लड़की, 18 वर्ष से कम है, तब भी किडनैपिंग हो जाएगी, अपराध का गठन हो जाएगा। और अगर 16 वर्ष से कम का लड़का है, अगर वो सहमति दे देता है तब भी किडनैपिंग का अपराध तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए एक दृष्टांत है, उदाहरण है कि धारा 20। आपको आंसर बताना है। तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन बी विधि की उपधारणा, ऑप्शन सी दोनों की उपधारणा तथ्य विधि की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि की उपधारणा। क्या कहती है विधि की उपधारणा? कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का है और अपराध कारित करता है तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर रखा है। जो कि 7 साल से कम का है और अपराध करता है, चाहे वो किसी की हत्या भी कर ले, तो उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बोला गया है सेक्शन 20 में और आईपीसी की धारा 82 में बोला गया है, जो कि इन्फेंसी वाला टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जमानत देने का अधिकार किसे होता है? बेल देने का राइट किसे है? ऑप्शन ए केवल सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी केवल पुलिस अधिकारी। एक बार के लिए आपको आंसर बताना है कि बेल कौन दे सकता है, राइट किसके पास में है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, पुलिस के पास में भी राइट है, बेल दे सकती है। न्यायालय के पास में भी अधिकार है कि वो, न्यायालय के पास में तो है ही है कि वो जमानत देते ही हैं। पुलिस बेलेबल ऑफेंस में अपराध देती है और न्यायालय सभी प्रकार के अपराधों में जमानत देती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रक्रिया के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है, यानी कि निर्देश डायरेक्शन दे सकता है कि वह एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराए। तो उपस्थिति के लिए निर्देश देगा, आदेशिका जारी करेगा, जिसे कहेंगे, ऑप्शन आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। गिरफ्तारी वारंट, ऑप्शन बी सम्मन, ऑप्शन सी उपस्थिति वारंट, ऑप्शन डी सम्मन आदेश। ये गवाह के लिए भी हो सकता है, प्रतिवादी के लिए भी हो सकता है, अभियुक्त के लिए भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, अगर न्यायालय उसको उचित समझता है कि उसकी उपस्थिति जरूरी है तो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय हाजिर कर सकती है, और हाजिर करने के लिए आदेशिका को कहेंगे ऑप्शन बी सम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अभिभाग यानी कि प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग सौदेबाजी उन्हीं अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनमें वर्ष तक के कारावास का दंड निर्धारित है। तो आपको बताना है कितने वर्ष तक का कारावास दंड निर्धारित कर रखा है। आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्ले बार्गेनिंग 7 वर्ष तक के अपराधों में की जा सकती हैं। प्ले बार्गेनिंग में सज़ा को कम किया जाता है अभियुक्त अगर गिल्टी प्लीड कर लेगा तो। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल किसके द्वारा दी जा सकती है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्र न्यायालय भी दे सकता है। सॉरी, ये तो गलत होगा। सत्र न्यायालय भी दे सकता है, उच्च न्यायालय दोनों दे सकते हैं। सेशन कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों ही दे सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 30, यदि पुलिस आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो क्या होगा? अब चार्जशीट दाखिल करने का टाइम पीरियड भी दे रखा है, आपको बताना है। एक बार के लिए आंसर बता दो। ऑप्शन है मामला स्वतः बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी आरोपी रिहा हो जाएगा, ऑप्शन सी पुलिस को दोबारा चार्जशीट दाखिल करने का आदेश मिलेगा, ऑप्शन डी अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। तो आरोप पत्र के लिए टाइम पीरियड दे रखा है, सामान्य अपराध हैं तो 60 दिन में अन्वेषण पूरा करके न्यायालय में चार्जशीट पेश करनी है। अगर मामला गंभीर है तो 90 दिनों तक का पीरियड बढ़ाया गया है, 90 दिन में न्यायालय में चार्जशीट दायर करनी है किसी भी हाल में। अगर नहीं करता है पुलिस अधिकारी चार्जशीट तो फिर इसका सही आंसर बताता हूँ मैं आपको। आरोपी यानी कि अभियुक्त को, जो कि जुडिशियल कस्टडी में होगा, उसको बेल मिल जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसका राइट हो जाएगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कोई पत्नी अपने पति से धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि, आपको एक बार के लिए आंसर बताना है, उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। ऑप्शन बी यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऑप्शन सी यदि वह अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती है कि वह अकेले रखता है, ऑप्शन डी यदि वह जारते यानी कि एडल्ट्री की दशा में रह रही हो। कब उसका भरण पोषण का हकदार जो दावा होगा, अधिकार होगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं कि जो CRPC थी आपके मेंटेनेंस पर धारा 125 बात करती थी, अब नया कानून आया है BNSS, जिसकी धारा 144 बात करती है मेंटेनेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, असंज्ञेय अपराध से विपरीत ऐसा अपराध जिसमें, आपको आंसर बताना है। एक, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऑप्शन बी एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन सी एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, ऑप्शन डी परिवादी के निवेदन पर
गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में ये राइट नहीं है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कुछ भी कर पाए। तो जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेगा, ना ही किसी की गिरफ्तारी करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यदि 24 घंटे में अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस यानी कि पुलिस अभिरक्षा यानी कि पुलिस कस्टडी में रखा जा सकेगा। आपको मैक्सिमम पीरियड बताना है पुलिस कस्टडी का। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 13 दिन, ऑप्शन डी 3 दिन। पीसी कितने दिन की हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वह प्रक्रिया जिसमें मजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए एफआईआर दर्ज करना, ऑप्शन बी अभियोजन, ऑप्शन सी चार्ज फ्रेमिंग, ऑप्शन डी रिमांड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ज फ्रेमिंग। आपको साथ में क्रॉस चेक करना है कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? आपको धारा बतानी है। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है हाँ धारा 108 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हाँ धारा 104 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत। BNSS से पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 108। नेक्स्ट ऐसे सवाल अगर आते हैं और आपको लगता है कि आपको सवाल समझ में नहीं आया AIB के एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ ट्रिक। आपको पहला ऑप्शन चेक करना है 108, डायरेक्ट खोलो 108 में देख लो, अगर प्रोविज़न दे रखा है तो वो आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन ए नहीं है फिर आपको 104 को चेक करना है, वहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर आपको एक ना एक ऑप्शन में इसको आपको सही जवाब मिल ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो इतना कंफर्म है तो आपको चारों एक बार के लिए चेक करने हैं। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आपराधिक न्यास भंग संबंधित हैं। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए केवल चल संपत्ति से, ऑप्शन बी केवल अचल संपत्ति से, ऑप्शन सी चल एवं अचल संपत्ति दोनों से ही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कौन सी संपत्ति आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति आती है। मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह, ऑप्शन है मृत्यु की आशंका को उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी घोर उपति यानी कि ग्रीवियस हर्ट की आशंका को उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी बलात्संग करने का आशय स्पष्ट करता है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर एक बार के लिए बताना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी में आप सामने वाले व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस में मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन सडन प्रोवोकेशन। ऑप्शन है तथ्य का प्रश्न है, ऑप्शन बी विधि का प्रश्न है, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी विधि की उपधारणा। आपको इसका आंसर बताना है। सडन प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? या तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक तथ्य का प्रश्न। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 में दंगे के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, दंगे के लिए न्यूनतम संख्या आपको आंसर बताना है एक बार के लिए। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7।
दंगे में कितने सदस्य होते हैं, कितने लोग होते हैं? ये BNS से पूछा गया है। सेक्शन दे रखी है 194, तो आपको सीधा जाना है, बैरेक्ट उठाना है, वहाँ देखना है कि क्या प्रोविज़न दे रखा है। तो मैं आपको बता दूँ, दंगे के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। वो 2 व्यक्ति सार्वजनिक यानी कि पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसे कहते हैं दंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। AZ की सम्मति के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से Z की भूमि पर लगे वृक्ष को काट डालता है, एक किस अपराध के लिए दायी होगा? आपको आंसर बताना है। चोरी, ऑप्शन बी रिश्ती, ऑप्शन सी न्यासभंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ठीक ठीक से पढ़ लो आप। AZ की कंसेंट के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से Z की भूमि पर जाता है, लगे हुए वृक्ष को काट डालता है, वहाँ से लेकर के आ जाता है। तो इन्हें क्या अपराध किया है? इन्हें चोरी का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्वीकृतियाँ, एडमिशंस क्या होती है? आपको बताना है, एक बार के लिए आंसर देना है। ए निश्चय एक सबूत होती है, ऑप्शन बी विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है, ऑप्शन सी हमेशा असंगत होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमिशन विबंध यानी कि एस्टोबल के रूप में प्रवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में विशेष प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन है धारा 59, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 57। तो कौन सी धारा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में प्रावधान कर रखा है BSA 2023 में? धारा 62 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उपधारणा की जा सकेगी? एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए धारा 113 के तहत, ऑप्शन बी धारा 114 के तहत, ऑप्शन सी धारा 118 के तहत, ऑप्शन डी धारा 116 के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 118। इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था पहले 1872 का। कॉन्सेप्ट वो के वो हैं, बदले नहीं गए हैं, सेक्शन बदली है। वहाँ पर धारा 113 ए हुआ करती थी और यहाँ पर 118 हो गई है। कॉन्सेप्ट वो के वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने ही बयान को गलत साबित नहीं कर सकता? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन है सर्वोत्तम साक्ष्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी वास्तविकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी विबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी स्वतः साक्ष्य का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विबंध का सिद्धांत। इसको मैंने आपको अच्छे से कवर करवा रखा है जब मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय क्या होती है? आपको बताना है। एक बार के लिए आंसर बताना। ऑप्शन है निश्चायक सबूत, ऑप्शन बी एक निश्चायक सबूत नहीं है, ऑप्शन सी सहायक और संपुष्ट प्रकृति का है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सपर्ट ओपिनियन कैसा एविडेंस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहायक और संपुष्ट, यानी कि एक हेल्पिंग नेचर का एविडेंस होता है और ये इसको कोरोब किया जाता है अदर एविडेंस के साथ में, अन्य साक्ष्यों के साथ में इसको कोरोब करके देखा जाता है। खाली एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर किसी को सज़ा नहीं मिलती है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी होती है विशेषज्ञ की राय, वो एक कोरोबरेटिव एविडेंस होता है। तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 45 में दे रखा था, अब धारा 39 हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो का वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46।
मृतक व्यक्ति का कथन किस प्रावधान के अंतर्गत सुसंगत यानी कि रिलेवेंट है? अब एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए धारा 48, ऑप्शन बी धारा 49, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 26। और पहले डाइंग डिक्लेरेशन थी धारा 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा अपराधी नहीं है? अकम्प्लाइंस कौन नहीं है आपको बताना है। एक बार के लिए आंसर बताना है। एक व्यक्ति, रिश्वत देने वाला, ऑप्शन बी एक गुप्तचर, ऑप्शन सी एक वेश्या, ऑप्शन डी चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला। कौन अकम्प्लाइंस यानी कि सह अपराधी नहीं है? तो गुप्तचर नहीं होता है, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साथियों की आवश्यकता होती है? हाँ, यही बोला गया है, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साथियों की आवश्यकता होती है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 5, कोई विशिष्ट संख्या नहीं। तो मैं बता दूँ इसके लिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत अच्छा केस है, बताना है आपको। ए का भतीजा घर से लापता हो गया। उसने अपने सेवक को अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा। जब सेवक उसे ढूंढने चला गया, उसके बाद ए ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति लापता बच्चे को ढूंढकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सेवक जब उसे ढूंढकर लाता है तब उसे इनाम के बारे में ज्ञात होता है। तब सेवक उस इनाम के लिए वाद लाया, लेकिन वह असफल हो गया। यह धारित किया गया कि सेवक इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि जब वह बच्चे को ढूंढ कर लाया तब उसे इनाम के बारे में ज्ञात नहीं था। उस वाद का नाम आपको बताना है। आपको एक बार के केस का नाम बताना है। ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ऑप्शन बी डोनोक बनाम स्टीवेंसन, ऑप्शन डी ट्विडल बनाम एटकिंसन, ऑप्शन डी डटन बनाम पूल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है, लालमन शुक्ला को आदेश देता है ढूंढ कर लाओ, और लालमन शुक्ला उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में गौरी दत्त इनाम की घोषणा करता है कि जो कोई भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ला उसके भतीजे को ढूंढ कर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, इनाम वाले प्रस्ताव की। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि गौरी दत्त ने इनाम रखा था, तो फिर वो गौरी दत्त से इनाम मांगते हैं और गौरी दत्त इनाम नहीं देते हैं। लालमन शुक्ला न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय कहता है कि आप इनाम के हकदार नहीं हो, क्योंकि जब प्रस्ताव किया गया गौरी दत्त के द्वारा तो आपने स्वीकार नहीं किया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? अगर आपको प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो आप उसे कैसे स्वीकार करोगे? तो इसलिए आप इनाम के हकदार भी नहीं हैं, क्योंकि आपके और गौरी दत्त के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक संविदा 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक करार है जिसका आशय विधि को परिवर्तनीयता है, और यह एक पक्ष को स्वीकृति द्वारा जिससे कि दूसरे पक्ष ने किसी कार्य को करने या विरत रहने का प्रस्ताव किया है से संविदाकृत है। ये किसका कथन है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन है हाल्सबरी, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी फिफ्सन, ऑप्शन डी पोलाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाल्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आपको क्रॉस चेक करते रहना है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक वाद लाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के अंतर्गत एक वाद लाया जा सकता है। आपको आंसर बताना है एक बार के लिए। अतिचारी द्वारा, ऑप्शन बी अतिधारण द्वारा, किराएदार द्वारा, ऑप्शन सी नौकर द्वारा, ऑप्शन डी प्रबंधक द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालिक यानी कि प्रबंधक बेदखली का वाद ला सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52,
एक अभिकरण का पर्यवसान किया जा सकता है, यानी कि एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। आपको आंसर बताना है। पक्षकारों के मध्य करार द्वारा, अभिकर्ता द्वारा व्ययन से अभिकरण का व्यवसाय पूर्ण होने पर, उपरोक्त सभी द्वारा। तो कब एजेंसी खत्म हो जाएगी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रॉस चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किस प्रकार की क्षतिपूर्ति को संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? ऑप्शन है दुर्घटना से उत्पन्न क्षति जैसे आग या समुद्र जोखिम। ऑप्शन बी प्रतिज्ञा द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कार्य क्षति। ऑप्शन सी मानव अभिकरणों द्वारा उत्पन्न क्षति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत कौन सी संपत्ति अंतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं की जा सकती? ऑप्शन है अधिष्ठायी संपत्ति के अतिरिक्त एक सुखाधिकार ईजमेंट। ऑप्शन बी संपत्ति में निहित संपत्ति में एक हित जो इसके स्वामी को उपयोग से प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन सी भविष्य के भरण पोषण का अधिकार जिस भी ढंग से सुरक्षित या निर्धारित है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी प्रॉपर्टी संपत्ति ट्रांसफरेबल नहीं होती है? धारा 6 में एक लिस्ट दे रखी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 6 में। तो तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिनियम साम्य पर आधारित है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ऑप्शन बी भारतीय न्याय संहिता 2023। ऑप्शन सी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। ऑप्शन डी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये एक प्रकार का अधिनियम साम्य पर आधारित है, इक्विटी बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भूल के आधार पर संविदा शून्य बनती है। भूल हो सकती है विधि की, तथ्य एवं विधि के मिश्रण की, तथ्य की, विधि की, नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि की भूल से संविदा शून्य बनती है। यही होगा। नहीं, पहले वाला ही आंसर सही था। क्वेश्चन, भूल के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक कैन बी फैक्ट। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी तथ्य की भूल की वजह से संविदा शून्य बनती है, क्योंकि विधि की भूल है तो वो तो अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर विधि की भूल तो मापी योग्य होती नहीं है, विधि की भूल से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तथ्य की भूल से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो वॉइड बन सकता है, शून्य हो सकता है। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 57। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करती है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए 9, धारा 9। ऑप्शन बी धारा 10। ऑप्शन सी धारा 9A। ऑप्शन डी धारा 10A। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको मेरिट की सारी सेक्शन एक बार के लिए देख लेनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्रॉस चेक करते रहना आप साथ में। डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हो सकेगा यदि यह नई या वास्तविक नहीं हो, न्यू डिजाइन हो, न्यू या वास्तविक डिजाइन नहीं हो। ऑप्शन बी आवेदन करने के पूर्व ही लोक प्रदर्शित कर दी गई वो डिजाइन। ऑप्शन सी ज्ञात डिजाइन से भिन्न नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है
कब रजिस्टर्ड नहीं होगी डिजाइन? तो ये पूछा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट अधिनियम के अतिलंघन के मामले में अतिलंघन की तिथि के कितने वर्षों के भीतर वाद लाया जा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 वर्षों के भीतर, ऑप्शन सी 2 वर्षों के भीतर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्षों के भीतर भीतर वाद लाना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की किस धारा में दिए गए हैं? तो एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 12। एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 10। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लागू होता है, किसके लिए लागू होता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए जल सिंचाई और जल संरक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी परियोजना से प्रभावित कुटुंबों यानी कि परिवारों को परियोजना के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है वो लागू होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पत्र को रीट मानकर किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई की थी? कौन सा केस था जिसमें पत्र को, लेटर को एज रीट मान लिया था? ऑप्शन आपको आंसर बताना है। डी एस नकाय बनाम भारत संघ, सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ, एम सी मेहता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो वो केस था ऑप्शन डी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, किस वाद में निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए एम एच हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन सी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको केस बताना है कौन सा केस था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम एस हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, मैंने लैंडमार्क जजमेंट पर वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर कमेंट में। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो रीट 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, कब उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार प्रदान करने से मना कर सकता है? कब मना करेगा? आर्टिकल 32 में। ऑप्शन ए आपको आंसर बताना है विलंब, ऑप्शन सी दुर्भावना मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन सी निष्फल याचिका, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए विलंब, ऑप्शन बी दुर्भावनापूर्ण याचिका, ऑप्शन सी निष्फल याचिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर्सन शब्द की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे? आपको बताना है। ऑप्शन ए एक स्थानीय प्राधिकारी, ऑप्शन बी एक कंपनी, ऑप्शन सी एक फर्म, ऑप्शन डी उपरोक्त का प्रत्येक अधिनियम के प्रयोजनार्थ यानी कि उपरोक्त सभी। तो पर्सन शब्द की डेफिनेशन में सभी आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है, आंसर बताना है। ऑप्शन ए लाभ या प्राप्तियां, ऑप्शन बी वेतन के स्थान पर मिले लाभ, ऑप्शन सी लाभांश, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम की धारा 136 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों के समक्ष की जा रही कार्रवाइयाँ मानी गई है।
ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्रवाइयाँ, ऑप्शन बी न्यायिक कार्रवाइयाँ, ऑप्शन सी अर्धन्यायिक कार्रवाइयाँ, ऑप्शन डी न्यायिक कल्प कार्रवाइयाँ। तो सेक्शन से पूछा गया है, धारा 134 से पूछा गया है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट का बेरेक लेके जाना है और बेरेक देख के धारा 136 में क्या लिखा है प्रोविज़न, उसी का अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संपदा कर अधिनियम की किस धारा में बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 46, ऑप्शन डी 47। एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। इसका सही जवाब मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 46। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल अपकार है? सिविल रॉन्ग क्या है? ऑप्शन ए अपकृत्य, ऑप्शन बी संविदा भंग, ऑप्शन सी न्यास भंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, सभी सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, बिना आने के सती सूत्र भारत में किस वाद में लागू किया गया? ऑप्शन ए आपको बताना है आंसर, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी, ऑप्शन बी शंकर बनाम लक्ष्मण, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाम एस सरकार, ऑप्शन डी धनसाऊ बनाम सीताबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम अशरफी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, स्मिथ बनाम बेकर का वाद संबंधित है। एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए देवकृत यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, ऑप्शन बी अवश्यंभावी दुर्घटना, ऑप्शन सी आवश्यकता नेसेसिटी, ऑप्शन डी सम्मति यानी कि कंसेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त, बस क्वेश्चन ने इतने पूछा है, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य परिवहन अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक बार के लिए आपको आंसर बताना है, ए बी सी या सी डी, कौन सा सही होगा आंसर बताना है। राज्य सरकार के पास में पावर है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी 1987 में। - 1986 सही आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघों पर निम्न में से प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सहकारी समिति अधिनियम 1912, ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम 1956, जिसकी जगह पर अब आ गया है कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यतः निम्न में से किसके आवश्यकता की पूर्ति के लिए है? ऑप्शन ए आपको एक बार के लिए आंसर बताना है, संगठित श्रमिकों के लिए, ऑप्शन बी असंगठित श्रमिकों के लिए, ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे है, ऑप्शन डी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट, तालाबंदी यानी कि लॉकआउट से तात्पर्य है, एक बार के लिए आंसर बताना है, नियोजन स्थान को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना, ऑप्शन बी काम का निलंबन, ऑप्शन सी नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों को नियोजन में लगाने से इनकार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो लॉकआउट का मतलब होता है उपरोक्त सभी, मतलब कि नियोक्ता काम को बंद कर देता है। श्रमिक तैयार है लेकिन नियोक्ता आने नहीं देता काम करने के लिए। नियोक्ता काम बंद करवा देता, ताला लगा देता है। तो नियोक्ता के द्वारा काम बंद करवाना ही तालाबंदी कहलाती है। अगर यहाँ पर ले ऑफ लिखा होता तो उसका मतलब होता श्रमिकों द्वारा काम बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बालकों के कार्य के समय के अंतर्गत कितने समय से अधिक नहीं होगी। मतलब कि बालक कितने समय से अधिक काम नहीं कर सकते, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है 4 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, प्रशासनिक अधिकरण का कार्य है। ऑप्शन है प्रशासनिक, ऑप्शन बी न्यायिक, ऑप्शन सी न्यायिक कल्प, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार के लिए आंसर बताना है। प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का कार्य क्या है, न्यायिक कल्प। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तो सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित किया। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा, एक बार के लिए आंसर बताना है, ए बी सी या डी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 82, निम्न में से कौन कुरान का मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए कुरान, आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन बी सुन्नत, ऑप्शन सी उर्फ, ऑप्शन डी हदीस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कुरान, सुन्नत और हदीस तीनों ही कुरान के मुख्य सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम स्त्री कब भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। भरण पोषण कब प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन है विवाह के दौरान, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद होने पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत हैं। तो भरण पोषण कब मिलेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विवाह के दौरान भी और विवाह विच्छेद के पश्चात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, मुस्लिम विवाह में साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है एक बार के लिए आपको गवाह बताने कि निकाह में कितने गवाह होते हैं। ऑप्शन है 2 पुरुष, ऑप्शन बी 1 पुरुष 2 स्त्री, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, या तो ए या तो बी। नेक्स्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है, और ये सवाल अक्सर गलत होता है। सुन्नी लॉ में विवाह के समय, निकाह के समय गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 पुरुष है तो विवाह वैध हो जाएगा, अगर 2 पुरुष नहीं है तो वहाँ पर 1 पुरुष और 2 महिलाओं का होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 85, एक व्यक्ति मुस्लिम है। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी धर्म परिवर्तन द्वारा है, ऑप्शन सी या तो जन्म से या तो धर्म परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताना है। ऑप्शन सी, जन्म से भी हो सकता है, धर्म परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एक वैध दत्तक ग्रहण को रद्द किया जा सकेगा। ऑप्शन ए दत्तक ग्रहीता पिता द्वारा, ऑप्शन बी दत्तक ग्रहीता माता द्वारा, ऑप्शन सी न तो दत्तक ग्रहीता पिता द्वारा और न ही माता द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लगभग सबका गलत होगा। एक बार के लिए आंसर बता दो, फिर मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दत्तक कभी रद्द हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्रॉस चेक कर लेना आपके कितने सही हो रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से किस पर लागू नहीं होता है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है, आपको आंसर बताना है। ए आर्य समाज के फॉलोवर पर, ऑप्शन बी सिखों पर, ऑप्शन सी मुसलमानों, पारसियों, ईसाई, यहूदियों पर,
ऑप्शन डी बौद्धों पर। तो ये लागू सभी पे होता है सिवाय मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संबंध अंतर्गत आते हैं निश्चित कोटि के, यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्री बतानी है। प्रोहिबिटेड कैटेगरी रिलेशनशिप आपको बताना है। ऑप्शन ए भाई बहन, चाचा भतीजी, चाची भतीजा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री में, ये तो सबका ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम में प्रोहिबिटेड डिग्री को डिफाइन कर रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदू अवैधता एवं संरक्षकता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 25 अगस्त 1956, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1960, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1958, ऑप्शन डी 25 अगस्त 1957। डेट सेम है, ईयर अलग अलग है, एक बार के लिए आंसर बताना है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया था 1956 में, 25 अगस्त 1956 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, ये तो सबका ही सही होना चाहिए। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं। ऑप्शन ए श्रुति एवं स्मृति, ऑप्शन बी भाष्य एवं टीका, ऑप्शन सी प्रथा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तो सबका ही सही होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्रॉस चेक करते रहना कितने सही हो रहे हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अधीन असीमित कंपनी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ऑप्शन बी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ऑप्शन सी जो सरकार के अधीन कार्य करे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है वो असीमित कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, कंपनी अधिनियम के अधीन शेयर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए पूर्वाधिकारी यानी कि प्रिफरेंस शेयर, ऑप्शन बी इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सही होना चाहिए, लगभग सही का, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन सी दोनों प्रकार के शेयर होते हैं, प्रिफरेंस और इक्विटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को के समक्ष फाइल की गई अपील और अपील की उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटारा किया जा सकेगा? क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप हो गया, लेकिन आपको सही मतलब में सही सेंस में पढ़ना है। राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, और अपील की उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90 दिन। नेक्स्ट, 94, अनुशासनिक समिति, ऑप्शन ए प्रत्येक विधि की परिषद के द्वारा गठित की जाती है, ऑप्शन बी 3 व्यक्तियों को समाविष्ट करती है, चयनित सदस्य एवं एक संयोजित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। आंसर बताना है आपको। अनुशासनिक समिति एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ये पूछा गया एनवायरमेंटल लॉ से। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1970, 1975, 1972, 1980। तो आपको बताना है 1970 में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण अधिनियम 1986 किस दिनांक से लागू हुआ? ऑप्शन ए 23 मई 1986, ऑप्शन बी 26 मई 1986, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1986, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1986। तो ऐसे अगर कोई सवाल आते हैं तो आपको बेरट पर ही जवाब मिल जाएंगे। आंसर होगा 19 नवंबर
1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, माध्यस्थम पंचाट यानी कि अवार्ड में किसी लिपिकीय टंकन संगणनात्मक त्रुटि को शुद्ध करने के लिए विहित परिसीमा अवधि है। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। एक बार के लिए आंसर बता दूं क्या होगा। माध्यस्थम पंचाट में किसी लिपिकीय टंकन संगणनात्मक त्रुटि को शुद्ध करने के लिए परिसीमा अवधि है 45 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सुलहकर्ता की संख्या होगी, आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हो या नहीं, ऑप्शन सी कोई संख्या चाहे पक्षकारगण सहमत हो या नहीं, ऑप्शन डी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। इस प्रकार से एआईबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सुलहकर्ता किन प्रावधानों से बाध्य होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1976, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। आपको बताना है, सही आंसर बताओ। आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी समुचित सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। तो ये आपके 100 नंबर का पेपर मॉक टेस्ट हो गया। आपको बताना है आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। इसका सही आंसर एक बार के लिए मैं टिक कर लेता हूँ, केंद्र सरकार यही है। मॉक टेस्ट पूरा हो चुका है, 100 नंबर का मॉक टेस्ट था। आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगर आपके 50 सवाल सही होते हैं तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है।